हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा की यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो चेक कर लें, वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो आज हम साइंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये एसएससी एमटीएस का पुराना पेपर है, पार्ट 1, जिसमें 14 से 15 क्वेश्चन थे। वो यहाँ पे आई बॉक्स पे आप क्लिक करके पा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड? तो सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड होते क्या है? देखिए, और वैद्युत संयोजक यौगिक को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक भी बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आपके होते क्या है? आयनिक कंपाउंड जब धातु और अधातु के मिलने से कोई यौगिक बनता है। जब क्या धातु और अधातु के मिलने से कोई यौगिक बनता है तो वो आयनिक कंपाउंड होता है या वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। लेकिन जब दो अधातु के मिलने से कोई यौगिक बनता है तो वो सहसंयोजक यौगिक होता है। जब दो अधातु के मिलने से कोई यौगिक बनता है तो वो सहसंयोजक यौगिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका एग्जांपल देखिए, CH4 + 4Cl2। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड + 4HCl। तो ये एग्जाम्पल था। इसी तरह कभी कभी एग्जाम में बंध के बारे में भी पूछ देता है। तो टोटल बंध 6 तरह के होते हैं: वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, सिग्मा बंध एंड लास्ट पाई बंध। ये टोटल 6 तरह के बंध होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यौगिक। और यौगिक जो है सहसंयोजक यौगिक, वो जो दो अधातु के मिलने से कोई यौगिक बनता है तो वो सहसंयोजक यौगिक होता है। और एक धातु और एक अधातु के मिलने से बनता है तो वो आयनिक यौगिक होता है। लेकिन बंध में क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंध करते हैं। जैसे NaCl, NaCl को ब्रेक करेंगे तो क्या Na + Cl-। तो ये क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा ये बंध बन रहा है, तो इन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहेंगे। अब सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी द्वारा कोई बंध बने तो उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे Cl2, क्लोरीन में क्या होता है? देखिए 17 होता है तो 2 8 7, तो लास्ट में 7 रहेंगे। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये पूरा करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर कर लेते हैं, जिससे ये Cl2 बन जाता है और इन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उनको सिंगल सहसंयोजक बंध, जब 2 तो डबल और जब 3 तो ट्रिपल। तो इसको दिखाते कैसे हैं? सिंगल को ऐसे दिखाते हैं, डबल को 2 पाई से दिखाते हैं एंड ट्रिपल को 3 पाई से। ये सहसंयोजक बंध को इस तरह दिखाते हैं। क्योंकि मैं इसको एक बार मिटा दूं। देखिए, उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध इस प्रकार बने कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाए अथवा लिए जाएं, तो इस प्रकार के बंध को उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको डोनर, दाता कहते हैं, और जो लेता है उसे एक्सेप्टर, ग्राही कहते हैं। और इसको दिखाते कैसे हैं? इसको ऐसे दिखाते हैं, ये बन गया, और कहीं कहीं इसको एरो से भी दिखाते हैं। ये दाता है और जिधर एरो का मुख रहता है वो ग्राही होता है। तो ये पूरा था सहसंयोजक बंध। और क्वेश्चन में पूछा था यौगिक, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। मोमबत्ती का जलना दहन है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या क्या था? एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, फिजिकल भौतिक परिवर्तन एंड प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 4 ऑप्शन था। तो देखिए, मोमबत्ती क्या होता है? कैंडल एक प्रकार का ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है। कैंडल जो है आपका ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है।
ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है जिसे पैराफिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैराफिन। तो क्या होता है, जब ये ठोस जलता है तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। हाइड्रोकार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, H2O, CO2 और H2O। और इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक रिसिपेंट होते हैं? देखिए, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के रिसिपेंट होते हैं? तो टोटल 3 प्रकार के रिसिपेंट होते हैं। आप लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज भी करते होंगे, हो सकता है आप लोग को पता भी हो सकता है कभी ध्यान नहीं दिया हो। पहला होता है टारगेट रिसिपेंट। ये जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो जो उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं वही होता है टारगेट रिसिपेंट, जिसको भेजना होता है। सेकंड होता है कार्बन कॉपी रिसिपेंट। कार्बन कॉपी रिसिपेंट को क्या बोलते हैं? सीसी। अब जिसको भेजते मेन उसके साथ किसी और को भेजना हो और पता चल जाए, जैसे कभी हेडर देखेंगे आप किसी ईमेल का तो उसमें लिखा रहता है ऐसे करके किस ईमेल आईडी से भेजा गया और किसको भेजा गया है, नीचे एक और ईमेल आईडी लिख दे सीसी करके, तो मतलब ये ईमेल आपके साथ उनको भी भेजा गया है। तो ये कार्बन कॉपी रिसिपेंट होता है, एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए, जिससे ये बंदा देख सके कि ये ईमेल किसको किसको भेजा गया है। एंड थर्ड वन होता है ब्लाइंड कॉपी रिसिपेंट। इसको आप कहते हैं बीसीसी। अगर आप बीसीसी में कोई ईमेल एड्रेस डालते हैं तो ये दोनों बंदे नहीं देख सकते हैं कि ये किसे भेजा गया है। आप 3 लोगों को ईमेल एड्रेस भेजते हैं, ये दोनों आपस में देख लेते हैं, लेकिन बीसीसी में जिसका नाम रहता है वो किसी को नहीं दिखता है। क्या क्या हो गया? टारगेट रेसिपेंट, कार्बन कॉपी रेसिपेंट, ब्लाइंड कॉपी, सीसी, बीसीसी। टोटल कितने हुए? 3। तो ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक होते हैं? 3 प्रकार के। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान, गणितीय अध्ययन के लिए या गणितीय समस्या सुलझाने के लिए जो बहुत बड़ी गणितीय प्रॉब्लम होती है, अणुओं का अध्ययन करने के लिए, भूमिगत पथ अनुसंधान करने के लिए, भूमिगत पथ बनाने के लिए और रासायनिक संयोजन करने के लिए। और भी है, ये मेन है, इसका ऑप्शन में आपको मिल सकता है, रासायनिक संयोजन करने के लिए। तो ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं, बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप, मौसम पूर्वानुमान एंड कंप्यूटर साधित डिजाइनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? मौसम पूर्वानुमान। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कब बना था ये? 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो आप सभी लोग को पता होगा CRM का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? किस लीवर का? तो थोड़ा सा लीवर के बारे में समझ लेते हैं। लीवर को क्या कहते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक आपका क्या होता है? ये एक, देखिए, पहली बात, कोई भी मशीन आदर्श मशीन नहीं हो सकती, केवल आदर्श मशीन की दक्षता ही 100% हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं लीवर क्या होता है। यह एक सिंपल मशीन है, यह एक सरल मशीन है और यह एक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूम सकती है। कुछ भी हो सकता है, आप सब लोग को पता ही होगा। इसमें 3 चीजों का मेन उपयोग होता है, मतलब पूरे लीवर को 3 चीजों से समझते हैं। पहला क्या है? आलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम। सेकेंड आपका क्या है? भार, लोड या कार या वेट। थर्ड है आयास, एफर्ट, जहां से एफर्ट देते हैं। तो पूरे 3 तरह के लीवर में, 3 तरह के उत्तोलक में इन्हीं तीनों का प्रयोग होता है। अब समझते हैं कैसे होता है। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, आलंब क्या होता है, फलक्रम क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु की चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है वहां आलंब होता है, मतलब जहां पे पॉइंट ज्वाइंट रहता है ये, या जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। भार का होता है? जहां पे लोड डालते हैं, जहां पे किया गया कार्य होता है,
जहाँ पे लोड होता है, जहाँ पे कार्य किया जाता है, जहाँ से उसे भार कहते हैं। आयास क्या होता है? उपयोग में लाने के लिए उस पे जो बल लगाया जाता है, जिस पॉइंट पे बल लगाया जाता है जिस तरफ, उसे आयास कहते हैं। तो ये तीनों का अर्थ हो गया आलंब, भार, आयास। अब देखते हैं 3 तरह के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। पहला प्रथम प्रकार के उत्तोलक। देखिए मैंने ऐसे लिखा है, आप ऐसे इसी लाइन से याद कीजिए, आलम भार आयास, आलम भार आयास, 1 2 3। एक प्रथम प्रकार का पूछा है तो ये बीच में रहेगा आपका, एक बीच में रहेगा, 2 3 इसके किनारे किनारे। मतलब क्या हुआ इसका? आलंब आयास एवं भार के बीच में स्थित होता है। आलंब आयास एवं भार के बीच में स्थित होता है। अब द्वितीय प्रकार का क्या होता है? द्वितीय में 2 जो है बीच में रहेगा, बाकी 1 और 3 किनारे किनारे। मीन्स भार जो है आलंब एवं आयास के बीच में स्थित होता है। भार। एक मिनट, प्रथम प्रकार का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका कैंची हो गया, कैंची का जो ज्वाइंट पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है? बीच में। प्लास का भी ज्वाइंट पॉइंट बीच में होता है, आलंब और आयास किनारे किनारे होते हैं। अब सेकंड में क्या होता है? भार आपका बीच में होता है, आलंब और आयास किनारे किनारे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन में भार जो है बीच में होता है, सरौता में भी भार बीच में रख के काटते हैं, आप देखे हो। थर्ड क्या हो गया? थर्ड में थर्ड मतलब आयास बीच में और आलंब और भार किनारे किनारे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मनुष्य का हाथ। आपका हाथ हो गया, किसान का हल भी हो गया, जिसमें आपका आयास जो है वो बीच में होता है। तो यहाँ आप अपना हाथ देखेंगे तो उपयोग में लाने के लिए आप बीच में बल लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो आपका एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? लीवर 2 सीरीज का। क्यों? देखिए एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला आपका लीवर 2 का उदाहरण है, क्योंकि उसमें जो भार जो है आपका बीच में रहता है। ये पहिया ऐसे रहता है, फिर ऐसे डंडा निकला रहता है, भार यहाँ पे कहीं लगा रहता है, तो ये यहाँ से उठा के ऐसे चलाता रहता है, तो भार बीच में, तो ये श्रेणी 2 का लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? देखिए क्या होता है, जो संग्रहित द्रव्यमान होते हैं, संग्रहित द्रव्यमान के गुरुत्व का केंद्र एक बिंदु होता है जहां किसी पिंड की पूरी भार को संकेंद्रित समझा जाता है। एक बिंदु होता है जहां किसी पिंड के पूरे भार को संकेंद्रित समझा जाता है। अब पूरे भार जो है खासकर द्रव्यमान के द्वारा कार्य करने के बजाय गुरुत्व के केंद्र के द्वारा कार्य करता है। जो इसका पूरा वेट है ना, द्रव्यमान के कारण नहीं कार्य करता, गुरुत्व के केंद्र के द्वारा कार्य करता है। देखिए इसीलिए जब आपका गुरुत्व केंद्र सही बढ़ता है तो आप खड़े रहते हैं, नहीं तो इधर डिस्टर्ब होता है तो आप गिर जाते हैं। तो जब एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र जैसे धरती के सतह के नजदीक का क्षेत्र में द्रव्यमान और गुरुत्व का केंद्र एक ही स्थान पर होता है। ये भी बात समझ लीजिए आप कि जब धरती पे रहें या धरती के क्षेत्र सतह के नजदीक क्षेत्र में रहें तो वहां पे द्रव्यमान और गुरुत्वीय केंद्र एक ही स्थान पर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो यहाँ पे ये बात आपको नहीं दी है कि बात केवल धरती के नजदीक की हो रही, धरती के सतह के नजदीक हो रही है, इसलिए इसका आंसर हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। जब ये बात बोल दे कि धरती के सतह के नजदीक हो रही है तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र और द्रव्यमान केंद्र तो एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए परमाणु के बारे में सर्वप्रथम डेमोक्राइटस ने दी थी। परमाणु के अस्तित्व की जानकारी जो है सबसे पहले किसने दी थी? डेमोक्राइटस ने दी थी। परमाणु के अस्तित्व के बारे में जानकारी सबसे पहले डेमोक्राइटस ने दी थी, लेकिन पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है। जॉन डाल्टन को जाता है। इन्होंने 1766 से 1844 इनका रहा है टाइमिंग, 1766 से 1844 मतलब थे, और इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के अनुसार जो था, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इनका देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या परमाणु सिद्धांत दिया था? उन्होंने ये बोला था
सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड थिंग, परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। थर्ड थिंग बोला था, दिए गए तत्व के सभी परमाणु भार तथा गुण में अलग होते हैं। परमाणु भार और गुण में अलग होते हैं और दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं के मिलने से यौगिक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैमाने का प्रतिफल क्या है? रिटर्न टू स्केल इज। देखिए ऐसा एक दो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में जिसको आपको छोड़ देना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूं। जब सभी स्रोत अनुपातिक रूप में लंबे समय में बदलते हैं तब उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने के लिए लौटो, रिटर्न टू स्केल कहते हैं। क्या होता है? जब सभी स्रोत अनुपातिक रूप में लंबे समय से बदलते हैं तब उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसको रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। यह तीन रूप में होता है, बढ़ते हुए, घटते हुए तथा अस्थायित्व या निवेश में। पहला क्या है? बढ़ते हुए। सेकंड, घटते हुए। थर्ड, अस्थायित्व या निवेश में। अनुपातिक परिवर्तन उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा, कम या बराबर होता है। यह लंबे समय के उत्पाद के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जो समान भूमिका निभाता है। जैसे हासमन सीमांत रिटर्न, कम समय के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घकालिक परिघटना, क्योंकि ये लंबे समय के लिए है। तो पैमाने का प्रतिफल जो है एक दीर्घकालिक परिघटना है। आपको ये, इससे आप याद कर सकते हैं किसी भी चीज का प्रतिफल जो है एक लंबे समय के बाद मिलता है तो ये एक दीर्घकालिक परिघटना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, और आज भी इसमें केवल 10 क्वेश्चन ही है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि साइंस का खत्म हो गया। अब इस पेपर का जो साइंस के क्वेश्चन थे 25 से 30 क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में टोटल जीएस कवर कर लेंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो, अगर समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको भी 2 पार्ट में कवर करेंगे। वैसे कोशिश करूंगा कि सिंगल पार्ट में कवर कर लो। थैंक यू दोस्तों।